हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? विद्यापीठ में आपका स्वागत है। तो आपको जैसा कि पता है कि एमटीएस का एग्ज़ाम भी अब नज़दीक आ चुका है। तो किसका कौन-सी डेट को है और कहाँ पर सेंटर गया है, तो इसको ज़रूर कमेंट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है जीके का प्रैक्टिस सेट शिफ्ट 20 तारीख दूसरा महीना 2024 11:30 से 12:30 का ये शिफ्ट है। और आप अपना कमेंट इसको ज़रूर किया करें इसमें। और इसमें जो मैंने जिस तरीके से एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा डीप एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें जोड़े गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से, जो आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट देंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कि पहला क्वेश्चन आपका कि सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक स्थापना की गई है। तो ये स्थापना जो की गई है सरकार को सलाह देने के लिए, इसका नाम क्या है? स्थापना की गई, तो इसका नाम है नीति विचारक समूह। तो इसके बारे में बात की जाए तो विचार समूह या थिंक टैंक उस संस्था को कहते हैं जो सामाजिक नीति, राजनीतिक रणनीति, अर्थव्यवस्था, सामान्य नीति, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और संस्कृति जैसे विषयों पर गंभीर व्यवहारिक चिंतन करती है। सीईओ के बारे में बात किया तो सीईओ एसएच वीवीआर सुब्रमण्यम है। जो 2024 में इसके सीईओ बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत के राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1992 में तत्कालीन भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्ना थे। देखिए ऐसा क्वेश्चन में भी किसी हर चीज का आंसर मिल जाता है। तो देखो संगीत नाटक अकादमी संगीत, तो इसके जो अध्यक्ष बताए डॉक्टर पीवी राजमन्ना है। तो ये बता रहा है कि इसका क्वेश्चन है कि तत्कालीन देश भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था। किस प्रस्ताव? भारत सरकार की कौन सी? तो ये जो बनाया गया था शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया गया था। किस मंत्रालय द्वारा बनाया गया था? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र धर्मेंद्र है और कार्यधारक जो है नितिन गडकरी है। कार्यधारक कौन है इसके? नितिन गडकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जून 2023 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए डेन उलम के साथ साझेदारी की है। तो ये जो साझेदारी की गई है, ये की गई है यूएनडीपी द्वारा। किसके द्वारा की गई है? यूएनडीपी द्वारा। यूएनडीपी के बारे में देखिए मैंने हर ऑप्शन को उठाया है और हर किसी को एक्सप्लेन किया है। जो भी ऑप्शन इंपोर्टेंट होता है या क्वेश्चन में जो भी जानकारी इंपोर्टेंट होती है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं। तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर इसका जो है, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी में है। 170 देशों का ये मिलकर बना हुआ है। आगे चलते हैं। ऑप्शन बी है यूएनजीए। यूएनजीए की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इसको थोड़ा याद करने की कोशिश कर ले, क्योंकि ये कुछ फुल फॉर्म होती है जो कंफ्यूजन कर देते हैं। यूएनजीए की है, तो यूएनजीए की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। और फाउंडर जो है इसके 1945 में, इसके जो फाउंडर हैं कब थे? 1945 इसका फाउंडेशन हुआ था। अब बात करते हैं डब्ल्यूएचओ की। तो देखो डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म है, नॉर्मली सबको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है, तो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनोम जेब्रेयेसस। मतलब इनके नाम थोड़े अजीब होते हैं, दूसरे देशों से बिलोंग करते हैं। इसके जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है मिचेल रेने। अच्छा, यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। और इसके डिप्टी डायरेक्टर जनरल है वो जिंग क्यू है। कौन है? जिंग क्यू। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा से अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी।
जो इसके 333 कितने सदस्यों से मिलकर बनेगी, तो ये इसके जो सदस्य आएंगे इसमें 500 सदस्य होते हैं। तो चलिए आगे इसकी भी स्लाइड देखते हैं। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य। तो इसके बारे में और जानकारी देना चाहूँ तो विधानसभा विधानसभाओं विधानसभा संरचना अनुच्छेद 333 अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अनाधिक और 60 से अन्यून यानी कि 60 से कम होंगे तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। तो आर्टिकल 333 के बारे में विधानसभा में कितने सदस्य की आवश्यकता होती है, 500 सदस्य होने चाहिए। तो इसमें दे रहा है विधानसभा में अनाधिक सदस्य मिलकर 500 सदस्य होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलापूझा के पास आयोजित की श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय जाने वाले नेहरू ट्रॉफी, जो नेहरू ट्रॉफी का इसका मतलब क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के दिया है बट क्वेश्चन इसमें इजी पूछा गया है। नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है, अगर ये क्वेश्चन पूछना चाहता तो इसके बारे में पूछ सकता था, अलापूझा किस राज्य में होती है। तो जो नेहरू ट्रॉफी है किससे संबंधित है, तो नेहरू ट्रॉफी जो हमारी संबंधित है ये है हमारी नौका दौड़ से। किससे संबंधित है, नौका दौड़ से। एक और नेहरू ट्रॉफी है, शायद नेहरू ट्रॉफी है जिसको राजीव गांधी जो हॉकी से संबंधित करती है। तो इसमें जो दिया गया है नौका दौड़ से दिया गया है कि साउथ का कोई फेस्टिवल है नौका दौड़ का। और बास्केटबॉल की बात की जाए तो फेडरेशन कप और टोड मेमोरियल कप बास्केटबॉल से संबंधित है, फेडरेशन है, टोड मेमोरियल है, विल्सन कप है, सर्विसेज कप है और प्रिंस वसलत झां ट्रॉफी है, यूरोपियन कप है, अमेरिका कप है, बीसी गुप्ता ट्रॉफी है, एसएस अर्जुन राणा ट्रॉफी है, विल्सन जोन्स कप है और मुनी स्वामी कप है, बेंगलोर ब्लूज चैलेंज कप है। तो ये थोड़ा मैंने पहले ही बता दिया, इसका जो एक्सप्लेन है थोड़ा डीप किया गया है एसएससी को देखते हुए। तो इसको थोड़ा ना और दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करना। और इसके जो सारे ऑप्शन है जो मैंने यहाँ पर उठाए, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एसएससी एग्जाम और अदर एग्जाम में पूछे गए। तो मेरा मानना यह है इन सभी ऑप्शनों को नोट कर लो तो बेटर रहेगा। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में देखो ट्रॉफी घुड़सवारी से संबंधित है, ट्रिपल क्राउन है। कौन सी है, ट्रिपल क्राउन। ट्रिपल क्राउन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रॉफी जो घुड़सवारी से संबंधित जो सर्वोच्च उपलब्धि प्रतिनिधित्व करने के लिए आई है। अच्छा बैडमिंटन की बात किया तो बैडमिंटन में थॉमस कप होता है, कुबेर कप होता है और सुधीर रमन कप होता है। अच्छा इसकी बात करें अलेप्पी जो फेस्टिवल था, जो क्वेश्चन में फेस्टिवल पूछा गया है, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो यह प्रत्येक वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार यानी अगस्त में जो दूसरा शनिवार आता है उसको मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। इस विशेष आयोजन यानी इसका जो विशेष आयोजन में 1952 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की यात्रा का सम्मान करने के लिए भारत के केरल राज्य, मैंने बताया ना किसी राज्य का ये फेस्टिवल है, साउथ का हुआ तो इसलिए नौका दौड़ जो होती है। तो अलेप्पी पुनमदा झील में देखो कहाँ किया जाता है, नौका दौड़ है तो पुनमदा झील में इस कीमती ट्रॉफी के लिए अनोखी सर नौकाएं प्रतिस्पर्धाएं होती है। मतलब अनोखी मतलब एक अद्भुत अच्छा होता है। एक मैंने फेस्टिवल भी देखा था उसमें काफी बड़ी नाव होती थी, ये पता नहीं ये वही वाला फेस्टिवल है। तो इसके बारे में बताना, कमेंट करना जी अलेप्पी फेस्टिवल है ये किस तरीके से मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है। तो मुझे क्या लग रहा है कि देखो इस तरीके के क्वेश्चन एक जरूर बनना है। शिफ्ट में शायद मेरे 2 क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, पर हर शिफ्ट में इस तरीके का मतलब 2 ऑप्शन देता है, उससे ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, केवल सेकंड केवल फर्स्ट, इस तरीके ऑप्शन आते हैं।
तो इसका जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? तो किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? तो ईगल और बास्केट, ईगल और बास्केट का संबंध क्रिकेट से नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है। तो क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले इन दोनों, इसका जो आंसर है वो दोनों सही है। दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ईगल का भी और बास्केट का भी। अन्य शब्द पे हमने और चर्चा की है। अन्य शब्द क्या है, इस तरीके से है कि क्रिकेट में उपयोगी किए जाने वाले शब्द मेडन, मेडन ओवर होता है, जो देखा हुआ मिडिल ओवर बोल देते हैं इसको, फॉलो ऑन बोल देते हैं, रबर एसेज होता है, कैच होता है, बाउल होता है, स्टंप होता है, आउट होता है, रन आउट होता है, रन आउट बोल देते हैं, रन पे जो लेते हुए टाइम आउट हो जाते हैं, एलबीडब्ल्यू विकेट होता है, नॉन आउट होता है, नो बॉल होता है, वाइड बॉल होता है, रेड बॉल होता है, ओवर थ्रो होता है, बॉय होता है, बाय लेग होता है, कवर होता है, ड्राइव होता है, लेट कट हुक ग्लेस स्ट्रोक स्पोर्ट पुल सिक्स पुल थ्रू टर्न गोम्बी स्पिन योक्ट्रॉन बाउंसर हेड ट्रिक और राउंड द विकेट ओवर द। तो हर तरीके इसमें काफी तरह देखो, इस क्वेश्चन में देखने में कंफ्यूजन क्या आएगा, ये बास्केट, तो बास्केटबॉल से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, पर नहीं, ये संबंध है क्रिकेट से ही है। तो इसका आंसर जो डी होगा, दोनों सही है इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? तो ध्वनि, आसान क्वेश्चन था, ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है, पर हम यहीं नहीं रुकने वाले इस क्वेश्चन पे। अब इसमें डेसिबल आसान था जो आ गया, अगर आता ना इसका क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन कर देता। तो इसको, इसका ऑप्शन देखते हैं आगे। तो डेसिबल इसका आंसर है, तो वाट प्रति मीटर, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, पूछ सकता है एग्जाम में। वाट प्रति वर्ग मीटर किससे संबंधित है? कि सौर पैनलों के सतह क्षेत्र सापेक्ष उनके बिजली उत्पादन को मापता है। अच्छा, आवृत्ति की जो एक्सआई इकाई होती है हर्ट्ज होती है, ये भी आसान है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन ज्यादा ही आते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? तो इसका जो आंसर है ये है एस अब्दुल नाजीर। एस अब्दुल नाजीर को, जो ये हमारे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी बन चुके हैं, और ये हाई जो सुप्रीम कोर्ट में पूर्व न्यायाधीश भी थे। तो एस अब्दुल नाजिर। अब देखो इसमें जो अन्य नाम है ये भी इम्पोर्टेंट है, बट मैंने क्या है इसमें ना आंध्र प्रदेश को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आंध्र प्रदेश को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, चलिए देखते हैं। तो मतलब इसके जो की फैक्ट है, की फैक्ट क्या है, जैसे कैपिटल क्या है इसकी, हैदराबाद एंड अमरावती, हैदराबाद एंड अमरावती। अब हैदराबाद नहीं है, क्योंकि 2024 में हैदराबाद हट गई थी, क्योंकि क्या हुआ था, जो आंध्र प्रदेश था ना वो तेलंगाना में पहले कोरिलेट था, मतलब तेलंगाना के पार्ट था, वो आंध्र प्रदेश का पार्ट था। तो जो अलग हुआ तो एक मतलब बोलते हैं ना, दो उनके बीच क्या हुआ, एक इस तरीके से डील हुई कि जो हैदराबाद की जो हैदराबाद है, हैदराबाद सिटी है, ये 10 साल तक, मतलब 2014 में अलग हुआ तो 10 साल तक हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी रहेगी, ठीक है ना। अब 2014 में जब अलग हुआ, 2024 में ये डील फिनिश हो गई। तो अब जो इसकी राजधानी है अमरावती है, और जो हैदराबाद राजधानी है वो सिर्फ तेलंगाना की है, ठीक है, क्लियर हुआ। और मैंने इसको दोनों लिख दिया है, अब देख लेना। वैसे अमरावती ही इसका करेक्ट आंसर है, हैदराबाद नहीं। अच्छा, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग बताई जाए तो इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट है। कितनी डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर? 13 डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, लैंड एरिया बताया है, तो लैंड एरिया इसका कितना है? लैंड एरिया इसका है 1,60,205 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, पॉपुलेशन इसकी कितनी है? 49.58 मिलियन। अच्छा, मिलियन की बात की जाए तो 10 मिलियन में कितने होते हैं? 1 करोड़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, हेडक्वार्टर ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट इसके कौन है? श्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी। तो आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो जगन मोहन रेड्डी, मतलब एक उजाले की तरफ डिनेट करता है, तो जगन मोहन रेड्डी है, इसके कौन है? चीफ मिनिस्टर है। कौन है यहाँ पे? चीफ मिनिस्टर है। और इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो लैंग्वेज इसकी कौन सी है? तेलुगु है। और मैंगो इसका स्टेट फ्रूट है, और इसका जो स्टेट फ्लावर है वो कौन सा है? जैस्मिन।
तो जो लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज है तेलुगु, और मैंगो इज आल्सो रिगार्डिंग एज द स्टेट फ्रूट ऑफ आंध्र प्रदेश। स्टेट फ्लावर है इसका जैस्मिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनगणना, क्वेश्चन नंबर 9 पे शुरू करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? देखो, जनगणना एसएससी का फेवरेट टॉपिक हो चुका है, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसका, इसमें बोला सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किसकी, किस राज्य की है? तो ये जो है, ये किसकी है? ये है केरला की। अच्छा, महिला, मैंने इसमें क्या किया है, मैंने महिलाओं को ही फोकस करके ये इसका एक्स्ट्रा फैक्ट दिया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 1210 मिलियन तक पहुंच गई। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या कितनी रही? 12.10.19 मिलियन है, जिसमें 623.72 मिलियन, ये मतलब बात की जाए 51.54% पुरुष हैं, और 586.46 मिलियन यानी 4846% कौन है? महिला है। 2011 में बाल लिंग अनुपात 919 महिला प्रति हजार पुरुष था। 2011 में बाल लिंग अनुपात 919 कितना था? 919 महिलाएं थी। ठीक है, बिहार में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है मुंगेर में, सबसे अधिक देखो किसकी साक्षरता है? वैसे बिहार राज्य की सबसे कम साक्षरता दर है, बट महिला में अकॉर्डिंग बात की जाए तो बिहार राज्य के मुंगेर में सबसे अधिक साक्षरता दर है महिलाओं की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? देखो, आज संधि से रिलेटेड ना सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स, क्योंकि मैं सारा इसमें थोड़ा डीप सोल्यूशन इसमें दिया है। डीप का मतलब पूरा संधि मैंने इसमें कराने की कोशिश की है, जितनी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसका क्वेश्चन है, अमृतसर संधि पर किस प्रकार का हस्ताक्षर किए गए थे? तो किस प्रकार के हस्ताक्षर किए थे, चलिए देखते हैं। तो कब हस्ताक्षर किए थे? 1809 में हस्ताक्षर किए गए थे। कौन सी संधि थी? अमृतसर की संधि। तो पुरंदर की संधि के, अच्छा और भी संधि हुई थी, जैसे कि पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, पुरंदर की संधि जब हुई थी वो 1665 में हुई थी। कब हुई थी? 1665 में। देखिए फ्रेंड्स, सन याद करने की कोशिश करना, क्योंकि मस्ट है सन, इसमें भी सन ही पूछी गई है। तो इसको थोड़ा लिखने की कोशिश करो, थोड़ा इंपोर्टेंट फैक्ट निकाल के लिखो, आराम कॉपी निकाल के लिखने की कोशिश करो। तो राजपूत शासन के जो संधि हुई थी किसके बीच हुई थी? जो हुई थी राजपूत शासन और मुगल साम्राज्य के कमांडर जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच ये क्या हुई थी? संधि हुई थी। अच्छा, इस अब एक और संधि है, ये संधि है अलीनगर की संधि। अलीनगर की जो संधि हुई थी 1757 में हुई थी। कब हुई थी? 1757 में। यह संधि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। इलाहाबाद की संधि की बात की जाए तो 1765 में यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। मद्रास की संधि की बात की जाए तो 1769 में पहले मैसूर, कब हुई थी? 1769 में पहले मैसूर युद्ध और समाप्त करने के लिए अंग्रेज तथा मैसूर के हैदर अली के बीच यह संधि हुई थी। पुरंदर की संधि की बात की जाए तो 1776 में क्या हुई थी? पुरंदर की संधि। तो भी डबल हो चुका है, रिपीट नहीं, ये पुरंदर की संधि की दूसरी वाली है। यह संधि पहले आंग्ला युद्ध के पहले चरण और समाप्त करने के लिए अंग्रेजों और मराठाओं के बीच हुई थी। अच्छा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर और भी संधि है और देखते हैं। बाड़गांव की संधि की बात की जाए तो 1769 में यह संधि पहले आंग्ला मराठा युद्ध के दूसरे चरण को समाप्त करने के लिए अंग्रेज और मराठाओं के बीच हुई थी। साल बाई की संधि 1782 में यह संधि प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए
अंग्रेजों और मराठाओं के बीच हुई थी। लाहौर की संधि की बात किया तो 1846 में यह संधि गवर्नर जनरल हेनरी होर्डिंग, किसके बीच? गवर्नर जनरल, क्या नाम इनका? हेनरी होर्डिंग और युवा महाराज दलीप सिंह बहादुर के प्रतिनिधित्व में लाहौर दरबार के सदस्यों के बीच हुई थी। अमृतसर की संधि 1846 में, इस संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराज गुलाब सिंह को कश्मीर बेचा और महाराज गुलाब सिंह के वंशज 1947 तक शासन किया। और जब महाराज हरि सिंह ने कश्मीर को भारत को सौंप दिया, तो ये कहानी बहुत दिलचस्प है, पढ़ने में अच्छा लगता है, इस कहानी को पढ़ना है। ग्यारहवां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना SECC 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड नहीं था? मतलब जो SECC यानी कि सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना जो थी, इसके लिए जो एक मापदंड है, इनमें 4 ऑप्शन में से इनमें से कौन सा नहीं था? देखो, नहीं और हाँ वाले पे थोड़ा कंफ्यूज रहता है, तो क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़ा करो हमेशा। ऐसे परिवार जिसमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है, ऐसे घर जिनके केवल एक कमरा है और कोई ठोस दीवार और छत नहीं है, दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार, ऑप्शन डी, ऐसे परिवार जिसमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, यानी आर्थिकता की बात कर रहे हैं, तो जब आर्थिक की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें आयु से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं। बात ये पुरुष की तो मान थोड़ा बहुत लगता है, बट महिला का नहीं लगेगा इसमें। तो ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है, इस वाला सही ऑप्शन है। ऐसे घर जिनके केवल एक कमरा है और कोई ठोस दीवार और छत नहीं, इससे इकोनॉमिक्स परिस्थिति पता लग जाएगी। दिव्यांग सदस्यों वाले, तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है इसका ऐसे परिवार जिसमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी करें तो मनमोहन सिंह सरकार ने 2010 में संसद के दोनों सदनों से, मतलब दोनों सदनों में चर्चा के बाद सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 को मंजूरी दी थी। डॉक्टर एनसी सक्सेना समिति, देखो मेन चीज इसको ध्यान रखना है, डॉक्टर एनसी सक्सेना समिति किससे संबंधित है? तो समिति ग्रामीण क्षेत्रों और SR हसीन समिति शहरी क्षेत्रों का गठन गरीबी रेखा से नीचे BPL की नई जनगणना के डिजाइन को सुझाव देने के लिए किया गया था। उन्होंने परिवारों को 3 स्तरीय वर्गीकरण सिफारिश की। देखो, जो ग्रामीण लोगों के लिए आई थी वो आई थी डॉक्टर एनसी सक्सेना, और जो शहरी लोगों के लिए आई थी ना, जो शहरी लोगों के लिए आई थी वो आई थी डॉक्टर SR हसीन समिति। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया गया था। तो देखो, इससे रिलेटेड फैक्ट लाने की कोशिश किया गया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया था। तो कब अपनाया था? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखते, तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। कब है इसका आंसर? 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। अच्छा, कुछ इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया था। जैसे पार्ट 1 में क्या है, हमारी यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है कि कितनी सीमा के बारे में बताया गया है, उसमें 4 आर्टिकल है। पार्ट नंबर 2 से इसमें सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में बताया गया है। पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल के बारे में बताया गया है। यानी कि जो आर्टिकल है हमारे 1 से लेकर 4 तक इसमें है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमारे जो आर्टिकल है वो आर्टिकल हमारे 5 से लेके 11 तक, फिर 12 से 35 तक, इसी तरीके से हमारे आर्टिकल है। पार्ट 4 में डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिटी, मतलब कि तीनों जो 4 पार्ट है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉलिटी को देखते हुए। पार्ट 20 में दिया गया है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान में कुछ संशोधन के बारे में। पार्ट 15 में इलेक्शन के बारे में दिया गया है। पार्ट 9 में जो दिया गया है वो दिया गया है पंचायत के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से टोटल इसके 25 भाग हैं, तो 25 भागों को पढ़ना कंपलसरी है जो पॉलिटी में जो। अच्छा, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात की जाए तो 1934 में ML रॉय ने पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया। मतलब पहली बार कौन इसका विचार प्रस्तावित किया था, किसने किया था? ML रॉय ने। ठीक है, अच्छा, संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया
और 1935 में मतलब 1935 में कांग्रेस पार्टी ने इस मांग को आधिकारिक मांग के रूप में उठाया। और 1940 में क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे इन्होंने अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इस मांग को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुआ। इस विधानसभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था जो अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत की पद्धति से किया गया था। संविधान सभा का गठन स्वतंत्र भारत के लिए संविधान लिखने के उद्देश्य से किया गया था। किसके उद्देश्य से? संविधान को लिखने के उद्देश्य से किया गया था। अच्छा, और तथ्य के बारे में जाने तो देखो कुछ इंपोर्टेंट डेट्स हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है। जैसे कि 11 दिसंबर 1946 को जो विधानसभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को सभा द्वारा अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया और 24 जनवरी संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया और 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पन्नालाल घोष, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। पन्नालाल घोष ने निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? मतलब किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वादक मतलब जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उनसे रिलेटेड, तो इससे ही चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है बांसुरी। देखो मैंने हर क्वेश्चन को एक टॉपिक बना के उसे कवर करने की कोशिश की है, तो इसी तरीके से आगे और भी बेटर बनाने की कोशिश की जाएगी। तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें एंड शेयर करें और इसके यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइबर की बहुत जरूरत है, तो सब्सक्राइबर बढ़ाने की में हेल्प करें हमारी। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? बांसुरी। ठीक है। भारत के प्रमुख तबला वादक के नाम बताए जाए। देखो भारत के प्रमुख तबला वादक को ट्रिक से देखो कैसे याद कर सकते हैं हम। देखो सुन अल्लाह गुलजार फकीर है, तो सु से क्या हो गया? सुखविंदर सिंह। ना से क्या हो गया? नरेंद्र शर्मा। अल्लाह से क्या हो गया? अल्लाह रखा था। गुलजार से क्या हो गया? सॉरी, गू से क्या हो गया? गू से हो गया गुदी महाराज। ला से हो गया लफीत खां। जा से हो गया जाकिर हुसैन। रा से हो गया रुद्रकोई महाराज। फा से हो गया फयान खान। की से हो गया किशन महाराज। रा से हो गया रद्र कोई। मतलब हर देख ये जो इसका तबला वादक का इससे क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैं सबको कवर करने की कोशिश करी है इसमें। ठीक है, तो देखो थोड़ा ट्रिक को थोड़ा माइंड में रखो। जैसे सोन अल्लाह गुलजार फकीर है, तो सोन अल्लाह गुलजार फकीर है, तो देखो मेन चीज क्या है, ट्रिक चारों की बताऊंगा। तो आपको क्या है, जैसे कि तबला है ना, तबला, तो तबला को रिलेट करना है इस ट्रिक से ही। पहले तो इस ट्रिक से ही इनको तबला को रिलेट करना है। देखो इससे ऐसे याद कर सकते हो, जैसे कि जो मतलब कुछ वर्ड बना के, जैसे कि जो सुन अल्लाह गुलजार फकीर है, मतलब एक गाने के तरीके से है, तो गाने का तरीका है तो तबला तो बजेगा ही, तो तबला बज जाएगा। तो तबला बजेगा तो सुन अल्लाह गुलजार फकीर है। ठीक है, इस तरीके से। भारत के प्रमुख सेनाई वादक, तो इसकी इनकी भी ट्रिक है। अली जग को विष दिया। अली जग को विष दिया, अली का मतलब अली अहमद हुसैन खान। जग का मतलब है जगन्नाथ। विष का मतलब है बिस्मिल्लाह खान। तो ये छोटी सी ट्रिक है, अली जग विष दिया। तो अली फॉर अली अहमद हुसैन खान, जग फॉर जगन्नाथ, विष फॉर बिस्मिल्लाह खान। तो देखो इस तरीके से आगे रख सकते हो, जैसे कि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान सबको पता है, तो विष वाली ट्रिक है किससे रिलेट करेगी तुम्हारी? शहनाई वादक वाले से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ट्रिक है कि भारत के प्रथम बांसुरी वादकों के नाम है, जैसे कि ट्रिक एनटीबी का पहरा। तो बी इसमें बांसुरी में भी, इसमें भी तो एनटीबी का पहरा। तो या ऐसा याद कर सकते हो एनटीबी, यदि सारे अल्फाबेटिकल है तो इस तरीके से कोरिलेट कर लो। बी से फॉर बांसुरी आ रहा है इसमें। तो पहला एनटीबी का पहरा, तो एन से मतलब क्या है? एन नीला। टी से मतलब क्या है? टी आर महालिंगन। वी से मतलब क्या है? वी कुंजमणि। पा से पन्नालाल घोष। हा से हरिप्रसाद चौरसिया। रा से राजेंद्र कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसन्ना। अब देखो ये जो हरिप्रसाद चौरसिया है ये बांसुरी वादक है, पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। एन नीला इंपोर्टेंट है।
अच्छा, घटम वादक जो है इनको याद रखना, देखो टी एच विनायक राम, जो टी एन विनायक राम है, ये किससे वादक, घटम से। ये इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने ना ग्रेमी पुरस्कार भी जीता है। ई एस सुब्रमण्यम, ये भी घटम वादक है, ई एस सुब्रमण्यम, तो इसकी भी याद कर लो, टी और ई। जी टी, जी टी आई ऐसा याद कर लो, जी टी आई, तो जी फोर घटम, टी फोर टी एच विनायक राम, और आई फोर ई एम सुब्रमण्यम। देखो नाम तो डेली हम हजारों पढ़ते हैं जब पढ़ाई करते हैं तो, बट हमें क्या है कि शब्दों को थोड़ा अपने माइंड में रखना है, थोड़ा सोचना है और बस टिक करना है। तो थोड़ा सा ही बस कोरिलेट हो तो इतना तो हो कि ऑप्शन टिक हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है। देखो मैंने इसमें काफी सारे फेस्टिवल्स कवर करने की कोशिश की है, तो बोनालू पर्व जो है किस राज्य का है, तो चलिए आंसर देखते हैं। तो बोनालू पर्व है, ये है तुम्हारा किसका, तेलंगाना का। किसका है बेटा, तेलंगाना का। तेलंगाना इसका आंसर है। तो असम से रिलेटेड है, बिहू हुआ, वैशाख हुआ, अली लिंगन हुआ, और वेको हुआ, रोंगकर हुआ, रजनी गबरा हुआ, हरनी गबरा हुआ, और गुहा गीवा हुआ, विशु हुआ, अम्बुबाची मेला हुआ, जौनबिल मेला हुआ। अच्छा, और देखते हैं, देखो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा है, देखो इंपोर्टेंट होता है, देखो कितने दिन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो दुर्गा पूजा हमारी 10 दिन तक मनाई जाती है। सरस्वती पूजा हिंदू महीने के माह जनवरी से फरवरी तक मनाई जाती है। ढोल यात्रा फाल्गुन मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। और सागर मेला, लक्ष्मी पूजा, ये फेस्टिवल क्या होता है, मनाया जाता है। अच्छा, जो भी ढोल यात्रा है फाल्गुन में मनाया जाता है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो और भी फेस्टिवल है, जैसे मकर हुआ, मकर हुआ, मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाई जाती है। बिहू असम में मनाया जाता है। ओणम केरल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। और अट्टूकल पोंगल जो है फ्रेंड्स, वो जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है केरल में। ठीक है, लोहड़ी पंजाब में बनाया जाता है। बैसाख पंजाब हरियाणा में बनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, गुड़ी पड़वा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है इसको, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उगादि जो दक्षिण भारत में मनाया जाता है। और मकर संक्रांति कहाँ मनाया जाता है, उत्तर भारत में। ठीक है, नवमा जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पोगलाम नोंगक्रे मेघालय में मनाया जाता है। और ये जो बांग्ला मेघालय में मनाया जाता है। विशु कर्नाटक में मनाया जाता है। बोनालू तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है। जो तुम्हारे क्वेश्चन में था ना, ये वही आंसर है इसका, बोनालू जो है फेस्टिवल। मकर विलक्कू फेस्टिवल है, इसको याद रखना है, केरल में मनाया जाता है। मकर विलक्कू, तो इस तरीके से याद करें, इसमें भी या पीछे का है, इसमें भी का है, तो केरल से रिलेट हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं। तो देखो हमने क्या किया है, इसमें जो लिएंडर पेस है ना, इनको थोड़ा समझने की कोशिश की है। तो भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं, तो कौन सा खेल खेलते हैं, ये जो खेल खेलते हैं बेटा, ये खेलते हैं टेबल टेनिस। कौन सा खेलते हैं, टेबल टेनिस, ये हमारे लिएंडर पेस है। अच्छा, इनके बारे में चर्चा की जाए तो वे 18वें ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी अपने नाम कर चुके हैं, जिसमें 8 मैच डबल्स और 10 मिक्स डबल है। ठीक है, रियो 2016 में उनका 7वां ओलंपिक होगा। 7वां, 1994 में हमेशा भूपति के साथ साझेदारी शुरू की। उन्होंने साल 1999 में विंबलडन टूर्नामेंट में मैच डबल्स और मिक्स डबल्स दोनों में जीत हासिल की। 1996 में हुए अटलांटिक ओलंपिक में सिंगल कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। और साल 2013 में आई राजधानी एक्सप्रेस के साथ फिल्मी एक्टिंग की भी शुरुआत की, मतलब ये फिल्म भी बना चुके हैं, राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, लैंडर पेस को अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड, भारत और पद्म श्री, पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना जो लॉन्च की गई थी, तो ये किससे रिलेटेड थी पहली पंचवर्षीय योजना, तो ये थी समाजवादी से रिलेटेड। ठीक है, इसमें कृषि को ज्यादा महत्व दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू पे चर्चा करते हैं, 5 ईयर प्लान पे तो करेंगे ही करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था वो 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद, भारत की। मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु कहाँ हुई थी, 27 मई 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी नई दिल्ली में। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे भारत 1947 से 64, जिन्होंने संसदीय सरकार की स्थापना की और विदेशी मामलों में अपनी इस गुटनिरपेक्ष नीतियों के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
देखो 5 ईयर प्लान में मैंने इनको क्यों लिया है, देखो क्या हुआ था, मेरा भी एग्जाम हुआ था ना, तो मैं ना इनको इनको याद नहीं करके गया था, इनको छोड़ गया था, क्योंकि मैंने सोचा कि ये कहीं नहीं आएंगे, और एग्जाम में ये इतनी फेवरेट है एसएससी की, दर हर शिफ्ट में पूछी गई थी। तो भारतीय पंचवर्षीय योजना की तो पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी, सबको पता होगा, 1951 से 56 के बीच हुई थी। कृषि, बिजली और सिंचाई से की संबंधित थी। इसकी जो लक्ष्य रेट रखा गया था 2.1 रखा गया था, और इसका जो आया था वृद्धि दर आई थी, अच्छी आई से आई थी, 3.6 आई थी, ठीक है। दूसरी योजना 1956 से 61 पूर्ण उद्योग के लिए की गई थी, मतलब ये जो योजना थी ये बिजनेस के लिए करी गई थी, 4.5 से 4.2। और जो तीसरी योजना आई थी ये कर गई थी स्वयं उद्योग, यानी 5.6 से इसमें लक्ष्य वृद्धि दर कितनी थी इसकी, 2.8। मतलब पहली तो कृषि के लिए थी, दूसरी बिजनेस के लिए थी, तीसरी सेवा के लिए थी, फिर चौथी जो आएगी थी फिर किसी कृषि के लिए आएगी थी, ठीक है। ये आई थी 1969 से 74। देखो एक ट्रिक बताता हूँ तुम्हें, देखो यहाँ देखो 1 2 3 हो रहा है, तो देखो इनके बीच 3 का ही गैप होगा, ठीक है, इस तरीके से देखो 3 का ही गैप होगा। अब देखो 1 2 यहाँ पे गैप मिला है, 2 साल का गैप मिला था यहाँ पे, तो यहाँ देखो 2 साल का गैप, यहाँ भी देखो 2 साल का है, यहाँ 1 साल का दिखा रहा है, वैसे 1981 से 85 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 2 साल का गैप था, फिर 2 साल बाद 2 साल का गैप था, मतलब 3 साल बाद 3 का गैप, 2 साल बाद 2 का गैप, इसमें 3 टोटल ब्रेक लगे थे, ठीक है इसमें। तो कृषि का इतना कितना था, 5.7 से 3.2। पांचवी योजना थी इसमें 1940 से 1974 से 79 इसकी सन थी। देखो ये थोड़ा याद रखना है इसको, तो गरीबी उन्मूलन आर्थिक आत्मनिर्भरता लिखती है, गरीबी उन्मूलन आर्थिक आत्मनिर्भरता, इसकी जो लक्ष्य रखा गया था ना 4.4 का था, और जो हमें प्राप्त हुआ था वो कितना हुआ था, 5 हुआ था, ठीक है। छठी योजना आई थी 1980 से 85, कृषि उद्योग 5.2 इसका लक्ष्य रेट था, और 5.5 क्या था इसकी इसके जो वृद्धि दर थी, ठीक है। तो इसी को पूरे को पढ़ने की कोशिश करना, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको थोड़ा कॉपी में नोट करना, और एक एक पेज पे लिख के दीवार पे लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी का फेवरेट रहा है, आप चाहे देख सकते हो जीडी का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम क्या है। तो देखो इंडो इसलिए बोलते हैं कि नॉर्थ में था, तो इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए, तो कौन सा था, उत्तर प्रदेश आ गया, तो कथक अपने आप आ गया, ठीक है, कथक था इसका। देखो मैंने काफी सारे कवर करने की कोशिश करी है, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का था, तो भरतनाट्यम भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में से एक है। तो भरतनाट्यम का जो ये जो भरतनाट्यम नृत्य है ये सबसे पुराना है, ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी जो है उड़ीसा का है, मणिपुर ये जो मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का, शास्त्रीय असम का है। केरल के 2 हैं, कौन कौन से, कथकली एंड मोहिनीअट्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का के कार्य है। तो भारतीय रिजर्व बैंक इनमें से देखो, फिर दूसरा क्वेश्चन उसी तरीके का है, तो मुद्रा जारी करना और आखिरी कर्ज जारी करना ये कौन करता है, हमारा आरबीआई करता है, इसलिए इसके आंसर दोनों क्या है, ठीक है। अच्छा, इसका जो फाउंडर था ना, इसका जो फाउंडेड हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1945 कोलकाता में, ठीक है, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। और इसका जो मतलब इन्वेंशन हुआ था ना ब्रिटिश राज में हुआ था। अच्छा, ओनर जो इसके इस टाइम के जो ओनर है, जो करंट में कौन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो भारत सरकार है, इसकी क्या है, गवर्नमेंट है। अच्छा, इसके जो सीईओ है ना वो है शशिकांत दास, कौन है सीईओ इसके, शशिकांत दास। अच्छा, संधारणीय आर्थिक वृद्धि के अनुरूप में मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहन देने और एक सक्षम तथा समावेशी वित्तीय प्रणाली का विकास सुनिश्चित करना, देश के संतुलन समान को स्थान साधारणीय आर्थिक विकास से सहयोग देना, मतलब इसके कारण है। और भी इसके कारण है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था, कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। अच्छा, अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को हुआ था, और एक हुआ था 14 इसमें 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और जो 1980 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी 49 69 80, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, चलो।
भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इसका जो आंसर है जनरल अनिल चौहान। इसका आंसर क्या है? जनरल अनिल चौहान। तो दूसरे कौन है? जनरल अनिल चौहान। ठीक है, तो इसका थोड़ा आंसर याद रखना, क्योंकि इसका ना आंसर क्या है मैंने टिक नहीं किया है। ठीक है, अब करना चाहूँ तो कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर है जनरल अनिल चौहान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम केवलों और अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। अब देखो मैंने क्या किया, मौर्य काल में जितने भी शासक आए थे और जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट है मैंने इस क्वेश्चन में ले दिए, और बचा बचा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लेने की कोशिश करूंगा। तो जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट लगता है उसको ले लेता हूँ। तो इसका आंसर क्या है? दक्षिण भारत। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिमी केवलों को और अपने सोने की कीमतों के पत्थर के लिए महत्वपूर्ण था, वो था दक्षिण भारत। ठीक है, अच्छा, मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष के समय जैसा कि अशोक के शिलालेखों को के स्थान से दिया गया है। ठीक है, राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। कौन सी थी राजधानी? पाटलिपुत्र। वर्तमान समय का पटना बिहार कहते हैं इसको। प्रचलित भाषा इसकी संस्कृत, मगधी, प्राकृतिक है। ठीक है, अच्छा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आजीवक, मतलब इसके जो बोलते हैं अनुयायी थे इसमें। बौद्ध धर्म की भी थे, जैन धर्म की थी। अच्छा, जो सरकार थी इसकी ना, सरकार चाणक्य के अर्थशास्त्र और राजमंडल में इसका पूरी दी गई है, वर्णित की गई है इसका जो राजतंत्र है पूरा। चलिए, और इसके जो शासन है, शासकों को देखते हैं। देखिए इस तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके पहले शासक थे जिन्होंने 298 से 200 272 ईस्वी पूर्व थे। और फिर बिंदुसार आए थे, ये आए थे 268 से 232। अशोक आए थे 232 से 224। दशरथ मौर्य आए थे 224 से 215। संप्रति आए थे 215 से 202। सलीसुक्त आए थे 202 से 195। देव बर्मन जो आए थे 195 से 187। और सतधनवा आए थे 187 से 185। और बृहद्रथ आए थे 187 से 185। तो इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, उनकी कहानियां सुन। ठीक है, इनको थोड़ा समझने की कोशिश करना, इसके बारे में जानने की कोशिश करना। ये तुम्हारा होमवर्क है, इनके बारे में जानने और कमेंट में लिख के बताना। ठीक है, ऐतिहासिक युग इसके बारे में बात किया तो नंद साम्राज्य पर विजय की थी इन्होंने 322 में। पुष्यमित्र शुंग द्वारा भद्रथ की हत्या की गई थी 185 में। ठीक है, ऐतिहासिक युग जो नंद साम्राज्य पर विजय था वो था 322 ईस्वी पूर्व। पुष्यमित्र शुंग द्वारा भद्रथ की हत्या की गई थी, कब की थी? 185 में। ठीक है फ्रेंड्स, आज मतलब यहीं पर क्लास को खत्म करते हैं। और सभी अपना इसको कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं और भी बेहतर करने की कोशिश करता हूं। आप हर बार की वीडियो की देखना, हर बार मैंने कुछ ना कुछ बेटर देने की कोशिश की है, और भी बेटर देने की कोशिश करूंगा मैं। बट आपके चैनल, इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्लीज सपोर्ट दिस चैनल। दोस्तों अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।